बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान ने बिल आखिर अब से कुछ देर पहले हल्फ उठा लिया। आज सुबह असम्बली इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू तो हुआ, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से क्वारम की निशानदही कर दी गई। जब तहरीक इंसाफ ने क्वारम की निशानदही की तो फिर इजलास जो है वो स्पीकर ने मुलतवी कर दिया। 24 तारीख तक 24 जुलाई तक ये इजलास मुलतवी हुआ। फिर बाद में अपोजिशन की जानिब से पेशावर हाईकोर्ट का रुख किया गया कि जो अरकान है उनसे हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद करवाई जाए और हल्फ लिया जाए ताकि सेनेट इंतखाबात में वोटिंग का अमल जो है उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल बनाया जा सके। सो फिर अब पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से जो है नामजद कर दिया गया था गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी को हल्फ बर्दारी के लिए, और फिर कुछ देर पहले ये तकरीब फाइनल हो भी चुकी है। मुझे ज्वाइन करें आमिना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब कल क्या होने जा रहा है। आमना, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपको उम्र की जो खुशियां हैं वो बहुत मुबारक हो। ये बताएं कि आपके जाने के बाद तो केपी सेंटर रहा है अटेंशन का भी, बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई। कल क्या होने जा रहा है, ये मुमकिन किस तरह से होगा? अब इंतखाबात जो सेनेट के हैं 5-6 के फॉर्मूले के साथ ही जाएंगे या फिर प्रॉपर वोटिंग होने जा रही है? क्योंकि जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। नम्रा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपकी मुबारकबाद के लिए, और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों के लिए मैंने बहुत दुआ की और हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला सबको बहुत सारी खुशियां दे और सबकी मुश्किलें आसान करे और हमारे मुल्क की मुश्किलें आसान करे, क्योंकि जब भी थोड़े दिन का भी ब्रेक ले लें और वापस आए तो इतनी सारी अफसोसनाक खबरों की लाइन लगी होती है कि बड़ा दुख होता है कि हमारा मुल्क किस सिमत में जा रहा है। और बहुत जरूरत है कि हम सब एक होके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ भी करें और कोशिश और एफर्ट भी करें। और जो आपने कहा नम्रा, सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई है, सबसे वन ऑफ द ऑडेस्ट थिंग कि गवर्नमेंट जो है वो कोरम पॉइंट आउट कर रही है। यहाँ से ही उनकी मैलिफाइड इंटेंशन जो है ना वो अप्रूव हो जाती है। बात यह है कि आप क्यों नहीं कराना चाह रहे उनका वोट। उनको आपको पता है कि पहले भी उन्होंने किस किस तरह की डिटेन इस्तेमाल की और क्या सारा कुछ किया, और अब इस वक्त जिस तरह से उन्होंने मुतनाज़ बना दिया हुआ है इस इलेक्शन को, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि पहले उनकी हमेशा से ये डिमांड थी, ये कंसर्न था कि जी हमारा इलेक्शन जो है, हमारी जब तक सीटें मुकम्मल नहीं होंगी उस वक्त तक हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आपकी असेंबली की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, आपकी असेंबली की तमाम सीट्स फुलफिल हो गई, तो आप उन सीट्स के ऊपर लोगों का वोट ही कराने को तैयार नहीं है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये इनकी जो आज तक पाकिस्तान के साथ जो इनकी इंटेंशन रही है, ये उसको प्रूव करता है। यही बात मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि इनके लिए अपनी जमात, अपना इमरान खान पहले है और पाकिस्तान बाद में। और जिस किसी पार्टी की भी, जिस किसी की जात की ये इंटेंशंस रहेंगी या ये प्रायोरिटीज रहेंगी, वो पाकिस्तान का दुश्मन हो सकता है, पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। आमना, लेकिन अब ये होगा किस तरह से? 5-6 का जो बिला मुकाबला वाला फॉर्मूला था उसके साथ जाएंगे अब, या फिर बाकायदा तौर पे वोटिंग होगी? लेकिन अम्मा, आई थिंक ये तो साथ साथ पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, ये साथ बेहतर बता सकते हैं। ये तो मेरे आंसर, आई डोंट थिंक आप मुझसे अगर ये पूछें कि पीएमएलएन की क्या हिकमत अमली होगी तो वो तो मैं कमेंट कर सकती हूँ, बट पीएमएलएन की क्या हिकमत अमली है? वैसे अली बिन गंडापुर ने तो कहा कि हमारा जो अपोजिशन के साथ मुआहदा हम उसी के साथ जाएंगे, लेकिन आप पीएमएलएन की हिकमत अमली बताइएगा प्लीज। मैं यही कह रही हूँ, पीएमएलएन तो अपनी बात के ऊपर खड़ी है, लेकिन आप पीटीआई वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते उसके ऊपर तो मैं, और सॉरी टू से आप जिस शख्स की बात कर रही हैं अली अमीर गंडापुर, उसकी तो कही हुई किसी बात पर मुझे यकीन नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे क्या, इनकी अपनी पार्टी वालों को। अच्छा, वैसे अभी आप लोगों के साथ मुआहदे में वही है, चलें साथ साथ से भी उनकी एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग कि वो मुआहदे में तो है। अनफॉर्चुनेटली हम तो जाके डिसाइड नहीं कर सकते कि पीटीआई की तरफ से चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन मसला ये है कि इनकी पार्टी इस वक्त इस कदर टूट फूट का शिकार है कि इनकी पार्टी में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसको हम ये समझ सके या ये कह सके कि जी ये क्रेडिबल शख्स है और इसकी कही हुई बात है हमें यकीन है जो ये कहेगा वही पार्टी ऐसा होगा। क्योंकि इनकी पार्टी का जो शख्स जो बात करता है दूसरा आके उसको नेगेट कर देता है, और फिर यू टर्न लेना तो इनकी वैसी खासियत है, इनकी लीडर से इन्होंने यही सीखा है।
मेरा हाल है कि इनकी हिकमत अमली पे साथ साथ कमेंट कर दें, दैट वुड बी बेटर। चलें ठीक है साथ साहब, ये किस तरह से अब मुमकिन होगा कल बाय रूल्स? अच्छा, तो एक बेस लाइन कानूनी बात इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि अगर तो कैंडिडेचर ही उतने हो, यानी कि जो लिस्ट्स दोनों पार्टीज ने अपनी कैंडिडेट्स की इफेक्टिवली, जो दोनों फरीकैन ने, गवर्नमेंट और अपोजिशन ने जो लिस्ट प्रोवाइड किए हैं, अगर वो उतने ही सेनेटर्स हों जितने के टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, यानी कि 6, 5, 11 सीट्स अवेलेबल हैं, तो 11 सीट्स की हम इफेक्टिवली बात कर रहे हैं, तो अगर 6, 5 हो जाए जिसमें उतने ही कैंडिडेट्स हों जितनी सीट्स हों, तो फिर बिला मुकाबला हो जाएंगे सब लोग। यही एक डील का इफेक्टिवली की बात भी यही है कि आप कैंडिडेट पुट अप ही उतने करेंगे जितनी आपके पहले से बात हुई होगी, किसी के लिए वोटिंग करनी ज़रूरी नहीं होगी, स्ट्रेट अप एक इलेक्शन, एक स्ट्रेट अप अनकंटेस्टेड हो जाएगा। अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हों और सीटें कम हों, यानी कि जो पीटीआई के कैंडिडेट्स इन्होंने अपनी रुकनीत के कागजात जमा करवाए, अगर वो वापस ना लें, तो फिर पता करना पड़ेगा कि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं, वोटिंग से पता करना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे फिट होगा। ठीक। तो मेरी नाकिस सी राय के अंदर, और ये इतनी जल्दी चीज़ मूव कर रही है कि हम सब थोड़ा सा ग्रैपल कर रहे हैं इसके अपडेट्स के साथ इस वक्त, लेकिन मेरी नाकिस राय में अगर कैंडिडेट्स अपनी बाकी के जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं डील के ऊपर के, मतलब 6 अगर पीटीआई को मिल रही हैं, तो जो 7वां नॉमिनेशन पेपर है अगर वो विड्रॉ नहीं होता तो कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, सीटें कम होंगी और एक इलेक्शन करवाना पड़ेगा, एक वोटिंग करवानी पड़ेगी इफेक्टिवली। ठीक। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, देखिए मैन ने भी अभी इस तरफ एक छोटा सा इंदिया दिया, पाकिस्तान में बड़ी दिलखरोश खबरें आ रही हैं। अभी हमने देखा एक बलूचिस्तान की एक वीडियो चल रही है, Yeah, we will talk about that. We will talk about मैं सॉरी एंड वी विल, हम उस पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट देने का मकसद है, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान में बड़ी सीरियस चीज़ें चल रही हैं, हमारी पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, हमारे गरीब के साथ ये फ्लड के अंदर कितना नुकसान हुआ है, हमारे बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, और ये कंसर्न्स अभी ख़त्म नहीं हुए। ये नहीं कि फ्लड्स ख़त्म हो गए हैं, महंगाई ख़त्म हो गई है, ये लोगों का जुल्म इधर उधर गोलियां मार देनी ये ख़त्म हो गया है। इस सब के दरमियान जो हमारी सियासत है, जो पीटीआई की और नून लीग की और डील की और 6 सीटें और 5 मेरी और 6 तेरी और मैं बंदे विड्रॉ कर लेता हूँ, नहीं आप बंदे विड्रॉ नहीं करेंगे, अच्छा संडे के दिन हाई कोर्ट खुलवा देते हैं, हाई कोर्ट उसी वक्त ऑर्डर कर देता है कि गवर्नर आप कर लें, वो कहते हैं ओ भाई, पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? कोई रब्त होना चाहिए सियासत का अवाम के साथ। मेरी आपकी सुनने वाले की जिंदगी पे सियासी उमूर का कोई फायदा नुकसान होना चाहिए। हमने सियासत को, सब सियासतदानों ने, पीटीआई ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, दीगर स्टेक होल्डर्स ने सियासत को एक ऐसी गली में ला खड़ा किया है जहां पे सियासत के रूल्स, उसके कायदे, कौन वोट करवाएगा, पिटिशन कैसे फाइल होगी, वो संडे को कैसे सुनी गई, ये सारे एक ऐसे वक्त में, ये कब्बा हलाल है या हराम है की बहस हो रही है। भाई यहाँ पे आइन और पाकिस्तान कानून में की धज्जियां उड़ा दी गई। मैन आइन और कानून को भी आप पीछे छोड़ें, आप जिन पगडंडियों पे सियासत की चल पड़े हैं, जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं इस वक्त, जो आप हॉर्स ट्रेडिंग की कहानी बता रहे हैं, उसको जिस तरह कानून के थ्रू एक इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर डाल रहे हैं, फिर इस बात पे बहस हो रही है कि वोटिंग होगी नहीं होगी। अलीमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए ये बड़ा मुंसिफाना फैसला किया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि सियासतदान इस वक्त क्या कह रहे हैं इस बात के ऊपर? इस वक्त नवाज शरीफ साहब इस बात पे क्या कहते हैं? नहीं, ये सही बात नहीं। इररेलेवेंट मैडम, इट्स इररेलेवेंट। मेरी सॉरी आपसे गुजारिश है कि अलीमीन गंडापुर साहब अभी कहें और साथ मरियम नवाज साहिबा भी कहें कि हम सितारे आसमान से नीचे ले आएंगे, वो इस तरह का एक क्लेम कर दें, या हम हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, आपसे पैसे। भाई आप जो मर्जी कह रहे हैं, लोगों के मसले तो देखें क्या हैं। लोगों के घर बह गए हैं। आपकी केपी की पेशावर के 4 किलोमीटर के रेडियस में जहां पे हाई कोर्ट है और असेंबली है और चीफ मिनिस्टर, आप उससे बाहर ही नहीं निकल रहे। को खुदा का वास्ता, ये कोई सीरियस मुल्क है, इसके अंदर सीरियस चीजें हैं। सियासत का कोई रब्त होना चाहिए अवाम के साथ। सियासत ऐसी नहीं की जा सकती जिसके अंदर वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ 300 लोगों को इफेक्ट करती हो और बाकी सारा मुल्क देख के कह रहा हो यार खुदा का वास्ते और कुछ नहीं, जिस मर्जी को देनी है सीटें, ये जान छोड़ दें और थोड़ा फोकस करें। ये जो हमारे
सैलाब आया हुआ है, जो जुल्म हो रहा है, जो महंगाई हो रही है, थोड़ी सी मेहरबानी करके इस तरफ देखिए। ठीक। अच्छा आमना, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनमें से एक सवाल सबसे अहम वो ये भी है कि तहरीक इंसाफ के पास खैबर पख्तूनख्वा में जो ओवरऑल अरकान है उनकी तादाद 92 है। अब सेनेट की एक नशिस्त के लिए 19 वोट दरकार है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का मानना ये कि आप आराम से हिसाब जो बनता है 5 नशिस्तें ली जा सकती थी, तो 5वां जो उम्मीदवार है उसको नामजद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मैं केपी गवर्नमेंट की बात कर रही हूं, वो फैसिलिटेट कर रही है ऑपोजिशन को यानी कि आप लोगों को। इस पे क्या कहेंगी आप? नमरा, अगर वो इतना ऑपोजिशन को फैसिलिटेट करने वाले होते तो फिर वो मेरा ख्याल है जो कुछ उन्होंने ऑपोजिशन के साथ किया है, जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के साथ किया, वो ना कर रहे होते। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात है। असल बात ये है कि उनको भी पता है कि उनके साथ मुझे लगता है वो अपने आप को ज्यादा सेव कर रहे हैं। उनको भी ये पता है कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा अपसेट हो सकता था। आई थिंक इस मुआहदे की ज्यादा रीजन ये है कि वो अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं रादर देन एक्चुअली प्रोटेक्टिंग और फैसिलिटेटिंग द ऑपोजिशन। मतलब जो अली अमीन गंडापुर का खौफ ये था कि हमारे अपने ही अरकान हमसे मुनहरिफ हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस वाले फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया। यकीनन और ये चीजें बहुत जगह प्रूव हो चुकी ये फिर हमारी एज ए नेशन हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी हार नहीं है। अगर कोई शख्स अवाम के वोट से बालातर होकर अपनी जमात का या पर्सनल लेवल पे जाके ये मफाद देख रहा है कि ये सीटें भी हाथ में नहीं आनी, इसलिए बेहतर है कि इस तरह से इसी पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। नहीं नमरा, ये देखिए ये तो उनकी पार्टी का डिसीजन है। उनकी पार्टी ने आज तक जो डिसीजंस लिए हैं वो उनमें से कोई भी डिसीजन अवाम के फायदे के लिए नहीं था। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना अवाम के फायदे में नहीं था। जो कुछ उन्होंने आज तक किया उनमें से कोई भी चीज अवाम के फायदे में नहीं थी। तो इसलिए उनसे तो मैं इससे ज्यादा बेहतर की उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। एक्चुअल इशू ये नहीं है कि वो क्या करें, एक्चुअल इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम, इस वक्त केपीके की आवाम उनसे किस कदर तंग आ चुकी हैं और उनके लिए उनके साथ हमें क्या करने की जरूरत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। साथ साहब, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी मैडम से गुजारिश है कि वो अभी उम्रे से आई हैं, तो थोड़ा इसमें ना चले हम पूरा सच नहीं कहते लेकिन थोड़ा सच की तरफ का सफर तय करें। ये जाती कमेंट है कि आप नहीं इसका जवाब देंगे। इस तरह की बात नहीं कि उन्होंने कोई पॉलिसी भी आज तक पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं की। तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें। हमें क्रेडिबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए अपने इस पॉलिटिक्स के अंदर, और वो क्रेडिबिलिटी सिर्फ तब क्रिएट होगी जब दोनों साइड्स एक दूसरे को पूरी तरह गलत या पूरी तरह सही नहीं कहेंगी। सबके थोड़े से मसाइल हैं, उन मसाइल को एक्सेप्ट करना चाहिए और वहां से आगे चलना चाहिए। मेरी मैडम इसमें इस्तदा ये है कि बहुत दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये कोशिश हुई कि हॉर्स ट्रेडिंग की कहानी को ख़त्म किया जाए। इसको कभी नून लीग के गले में डाला गया छांगा मांगा कह के, कभी पीपल्स पार्टी के गले में डाला गया जरदारी साहब की एक जरदारी सब पे भारी की तरह की चीज़ें करके, कभी सिंध हाउस के अंदर से बंदे पकड़े गए, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी थी तो पता था कि 7-8 एक्स्ट्रा लोग जो हैं वो मुनहरिफ होकर कहीं मौजूद हैं। अब फिर से आप केपी के इन सेनेट रिलेटेड इलेक्शंस के ऊपर आप देख रही हैं, मखसूस नशिस्तों के ऊपर आप देख रही हैं। गुजारिश ये है कि इससे हासिल ये हुआ, हमारे पास हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ कवानीन मौजूद है, हमारे पास आइन की प्रोविजन भी मौजूद है, उसके नीचे का कानून भी मौजूद है। हासिल ये हुआ, हमारे पास जजमेंट्स मौजूद हैं, लोग डिस्क्वालीफाई हुए इस बेसिस के ऊपर। हासिल ये हुआ कि कोई शख्स भी कानून लिख देने से सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकता जब तक उस सिस्टम के अंदर मौजूद सियासतदान उस चीज़ से या स्टेक होल्डर्स उस चीज़ को ख़त्म ना करना चाहते हो। अली अमीन गंडापुर साहब को भी ये बात समझ आ रही है, जैसे कि पीटीआई के बहुत सारे और लोगों को ये बात समझ आ रही है कि अगर ये एक बैलेट की तरफ कहानी चली गई तो बहुत से लोग जो इस वक्त आप अपनी सफ़ों में काउंट करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए पता चलेगा कि वो दूसरी सफ़ों के अंदर खड़े हैं। और ठीक है, उसमें एक पॉलिटिकल क्लेंजिंग होगी और मैं उस पॉलिटिकल क्लेंजिंग के हक में हूं कि पता चलना चाहिए कि अगर मैदान लगे तो कौन दाएं हाथ है कौन बाएं हाथ है, वहां से आगे सियासत के अंदर अवाम फैसले करेगी, तो पता चलना चाहिए। लेकिन ये डर, ये खौफ कि आपके साथ
मेजॉरिटी लोग भी मौजूद हैं, पीटीआई की बड़ी सपोर्ट है केपी के अंदर। अगर हम बाकी पाकिस्तान की ना भी बात करें, केपी में पीटीआई की बड़ी सपोर्ट है। आपके पास इस तरह का एक नैरेटिव है जिसमें आप अपने आप को बार बार मजलूम दिखाते रहे हैं, आपके साथ पब्लिक की थोड़ी आवाज़ कुछ लोगों का साथ सा है, इसके बावजूद आपका ख्याल है कि आपकी पार्टी के काफ़ी सारे लोग मुनहरिफ हो जाएंगे? तो उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में भी सोचना चाहिए और थोड़ा सा इस निज़ाम के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है। अच्छा आमना, अभी आपको मालूम है कुछ देर पहले ही गवर्नर हाउस में ये हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, हल्फ लिया गया, लेकिन अभी इस पे ब्रेकिंग न्यूज भी जो आ रही है वो ये कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इसको चैलेंज करने के बारे में कह दिया। वो ये कह रहे हैं कि ये अमल ही गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये जो तकरीब थी ये सिर्फ असेंबली में मुनक्किद की जा सकती थी, असेंबली फ्लोर पे ये हो सकता था, गवर्नर हाउस में ये नहीं हो सकता था। और उसमें वो आइन के आर्टिकल 65 की वजाहत भी दे रहे हैं कि ये वाजे है कि हल्फ बर्दारी सिर्फ असेंबली फ्लोर पर ही हो सकती है। नम्रा, मेरा सवाल ये है कि वो हल्फ क्यों नहीं ले रहे थे इतने अरसे से? Does he have an answer for that or does बैरिस्टर साहब have an answer for that? कि जब लोग नोटिफाई होके इलेक्शन कमीशन से आपकी असेंबली के मेंबर बन गए हैं तो आप क्यों नहीं उनका हल्फ लेना चाहते, जबकि आपकी अपनी खुद ये डिमांड थी, ये रोना था आपका इतने दिनों से कि आप जो है इतने दिनों से कह रहे हैं कि जी असेंबली मुकम्मल होगी, असेंबली के नंबर्स कंप्लीट होंगे तो हम सेनेट इलेक्शन भी कराएंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। तो फिर जब असेंबली मुकम्मल हो गई तो आपको हल्फ लेने में क्या प्रॉब्लम है? जस्ट बिकॉज आपकी पसंद का आउटकम नहीं आया इसलिए आप पूरे सिस्टम को रोक देंगे? इज देयर अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट? प्लीज बैरिस्टर साहब, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, क्योंकि आप मुझसे बहुत सारे सवालात पूछते रहते हैं। आपकी बात से तो प्लीज मुझे ये आंसर जी साहब, क्या ये गैर आईनी अमल है जो हुआ गवर्नर हाउस में? सॉरी, मैं इस बात पे मैडम की बात से ना सिर्फ एग्री करता हूं बल्कि मैडम को याद करवाना चाहता हूं कि अब से सवा तीन साल पहले जब यही अमल कि ओथ कौन लेगा, नहीं हम ओथ नहीं लेंगे, हाँ हम ओथ लेंगे, ओथ गवर्नर नहीं लेगा, ओथ स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली लेगा नहीं, वो अदालत के अंदर चले जाएंगे, अदालत के अंदर 3 दफा रेड फाइल की गई। ये हमने पंजाब में चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज साहब के वक्त के अंदर यही अमल पंजाब के अंदर होते देखा। उस वक्त भी मेरा ख्याल था कि ओथ फौरन ले लेना चाहिए, इसके अंदर कोई कदगन नहीं है। आप 2 दिन ज्यादा से ज्यादा बैरिस्टर साहब एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। ये ओथ ना लेने वाला ड्रामा इनका बहुत पुराना है। आरिफ अलवी साहब इनके जब प्रेसिडेंट थे ना तो उस वक्त उन्होंने वजीर आजम का ओथ लेने से भी माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा था मैं वजीर आजम का ओथ नहीं लूंगा, हालांकि प्रेसिडेंट हैज टू डू दैट। फिर चेयरमैन सेनेट ने एज एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो आके ओथ लिया था। सॉरी मैडम, ये पीटीआई के ड्रामे बहुत पुराने हैं। मैडम ये वाली बात ऐसे ना करें, मैं आपसे गुजारिश यही कर रहा था कि तमाम पार्टीज ने की है, पीटीआई के ऊपर आप नहीं रोक सकती। आपको इसको ऑल द वे बैक टू 2008 लेके जाना पड़ेगा जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ से ओथ लेना था। उस वक्त किस ने कहा कि हम नहीं लेंगे? फिर जब प्रेसिडेंट जरदारी अंदर आ गए, उन्होंने कुछ ओथ्स एडमिनिस्टर करने थे, उस वक्त किस ने कहा नहीं लेंगे? कौन एक्सक्यूज करके चला गया दुबई? तो इसमें एक बड़ी लंबी कहानी है। हम ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। नून लीग ने यही काम पंजाब के अंदर पीटीआई के साथ किया, पीटीआई ने वही काम केपी के अंदर नून लीग के साथ किया। हमारी गुजारिश ये है तमाम सियासतदानों से, तमाम स्टेक होल्डर्स से, कम से कम इस नशिस्त से हमारी यही गुजारिश रही है कि आप अदालतों को, कानून को, आइन को अपने थोड़े से सियासी मकासद के लिए मजाक ना बनाएं। आप जो काम नहीं करेंगे, वो अदालत से एक बंदा हुक्म ले आएगा, वो उस तरह हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन का डिले होगा, लेकिन जो एक निज़ाम में एक पैबंद लग जाएगा इसकी वजह से। यही काम जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जा रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब डायरेक्शंस के बावजूद चीज़ें पूरी नहीं की जा रही थी, हमारी गुजारिश ये थी कि आप एक दफ़ा पूरी कर दें चीज़ें। आप सिस्टम को मजबूत करेंगे तो आपका इख्तियार भी मजबूत होगा। जितने पैबंद लगाते जाएंगे, जब ये नई रिवायात चल पड़ी कि स्पीकर ओथ नहीं लेगा, डिप्टी स्पीकर को पेश किया जाएगा। आपको याद है डिप्टी स्पीकर साहब नेशनल असेंबली के अंदर भी एक वोटिंग के लिए आए थे, खास तौर पे वो कितनी एक अजीब सी सेंसिटिव सी सिचुएशन के अंदर आए थे। पंजाब के अंदर ये बात हो चुकी है, केपी के अंदर ये बात हो चुकी है, सिंध के अंदर आपको याद है, सिंध के अंदर कि आपके जो उस वक्त के स्पीकर थे उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्टी टू दिस। सॉरी कह रहा हूं कि ये हर जगह हो चुका है। सिंध में आपको याद है स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली को हिरासत में ले लिया गया था, डिप्टी स्पीकर ने इजलास करने से इनकार कर दिया था, फिर उनको वापस पैरोल के ऊपर मंगवाया गया था, उन्होंने पैरोल के ऊपर इजलास किया था सिंध असेंबली का। ये हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने वक्त के अंदर ये एक ड्रामा सा किया है। हमारी गुजारिश सबसे है, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से,
PTI से, तमाम जमातों से हमारी गुजारिश है कि आप अपना 1 दिन 2 दिन 3 दिन डिले करने की वजह से, कोई ड्रामा सा हल्का सा करने की वजह से, थोड़ी मीडिया पब्लिसिटी, जो भी आप, सॉरी माजरत, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मीडिया पब्लिसिटी है, लोगों के सीरियस राइट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप अदालती कानूनी अहकामात को माने, आप आइन की मंशा को माने, आपके खिलाफ भी है तो आइन की मंशा को एक दफा मानना लाजिम है। यही फर्क है उन लोगों में जो कहते हैं हम कानून के साथ खड़े हैं, वीज़-वी उन लोगों में जो कहते हैं कि हमें कानून इज नॉट, मतलब पामाल भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा। यही फर्क है मॉरल अथॉरिटी में और पॉलिटिकल अथॉरिटी में, यही फर्क है ट्रूथ में और पावर में। इसके ऊपर कुछ पार्टीज को खड़ा होना पड़ेगा। मैं इससे क्या समझूं कि आज जब इजलास होना था, इजलास हुआ भी, उसका आगाज 2 घंटे ताखीर के बाद वो हुआ, फिर उस पर क्वारम की निशानदेही की गई, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने बॉयकॉट करने का फैसला किया। उनके बॉयकॉट करने के बाद फिर पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ने ये फैसला दिया कि ये गवर्नर हाउस में होगा। लेकिन अब सीएम का ये कह देना कि इसके लिए, इसके खिलाफ हम जाएंगे, तो फिर गैर आईनी उनका अपना अमल हो गया या फिर ये वाला अमल हो गया? देखिए, क्योंकि उनकी पिटीशन दुरुस्त होगी या फिर अगर तो सीएम, देखिए मेरे ख्याल में आज जैसे कि बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, संडे को चीफ जस्टिस साहब ने किस कैपेसिटी के अंदर फैसला किया, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था या जुडिशल फैसला था? अगर जुडिशल फैसला नहीं था तो मंडे को इसके ऊपर क्या होगा? अगर तो ये बातें चीफ मिनिस्टर साहब ने चैलेंज करने को नहीं कही होती तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर ज्यादा ओपिनियन देते, क्योंकि ये चैलेंज अगर हो रही है कल सुबह, ठीक है, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने यही कहा, तो इसके अंदर एक जुडिशल ऑर्डर आने वाला है। इसका मतलब है हमें उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। चलें, ठीक है। अच्छा आमना, एक सवाल वो ये भी कि जब खैबर पख्तूनख्वा के यहाँ पे सेनेट इलेक्शन की बात हुई, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर ऑपोजिशन की जमातें वो इकट्ठी हुई, एक फार्मूला भी पहले मुजवजा था, फिर उस पर अमल दरामद हुई, अब होती है नहीं होती वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एक टेबल पे जरूर बैठी हैं ये तमाम तर जमातें। सो जब एक सूबाई सतह पे ये वही जमात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने इनसे कभी बात नहीं करनी, तो अपनी किसी रीजन की वजह से जहां पे एक साथ बैठ सकते हैं, तो वफाक में इनको साथ बैठने में क्या मसला है? हमरा, ये तो मैं आपको वो बात, ये आपने मुझसे सवाल वैसा कर लिया जो बातें मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ कि इनके लिए अपने जाती मफाद से आगे कुछ भी नहीं है, और इनका जो साथ बैठने या ना बैठने का डिसीजन है वो भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है। वो भी इन्होंने इसमें यही देखना है कि इनका क्या फायदा है। मुज़ाकरात की जैसे अगर बात करें तो कितने राउंड्स हुए मुज़ाकरात के, उन राउंड से पहले कितनी दफ़ा PMLN ने बुलाया इनको मुज़ाकरात के लिए, पहले इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं पेश किया, जब चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किया तो वो किस कदर एक फनी किस्म का, इट वाज मोर लाइक मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ द सिस्टम। और उसके बाद भी क्या हुआ, किस तरह ये मुज़ाकरात की टेबल से भागे। हालांकि PMLN ने जिस वक्त मुज़ाकरात की बात की थी तो PMLN का 1 पॉइंट एजेंडा था कि पाकिस्तान की खातिर हम सबको एक होना चाहिए, हमें मिलके मसाइल का हल करना चाहिए, अपने डिफरेंसेस को साइड पे रख के बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी चीफ मिनिस्टर ने, इवन हमारे जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं SN इकबाल साहब, सब ने बड़ा ओपन मैसेज दिया था कि जी किसी किस्म का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है हम उसको वेलकम करेंगे, किसी किस्म का पॉजिटिव इनपुट है उसको वेलकम करेंगे। बल्कि अभी कुछ दिन पहले अता तारड़ साहब ने भी कहा अली अमीन गंडापुर को कि आप आके यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स की बात करें, आप किताबों का लश्कर लेकर आए तो मैं आपके साथ आके कंटेनर के ऊपर खड़ा हूंगा। इससे ज्यादा और वेलकमिंग एटीट्यूड कौन सी गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान में दिया है मुझे नहीं पता। और सीरियसली स्पीकिंग ये मेरी अपनी जमात है और मैं एक तरफ जहाँ पे अप्रिशिएट कर रही हूँ उनके इन जेस्चर्स को, ये भी कहती हूँ कि शायद अगर मैं इस पोजीशन में होती तो मैं समझती कि PTI के साथ हमें बहुत सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर शो किया है जिस दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत बनाई है, वफाक में भी और सूबे में भी, उस दिन से लेकर आज तक इनका काम ऑन द कॉन्ट्ररी सिर्फ ये रहा है कि हम किसी ना किसी तरह फसाद फैलाएं, किसी ना किसी तरह अवाम को हुकूमत के खिलाफ वरगलाने का काम करें, किसी ना किसी तरह सड़कों पे निकलें, शोरो गुल करें, तोड़ फोड़ करें, अवाम को गलत रास्ते पर चलने की तलकीन करें। इसके अलावा इन्होंने कोई पॉजिटिव जेस्चर 1.5 साल के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई अच्छी बात, कोई पॉलिसी के ऊपर बात, कोई लेजिस्लेशन के ऊपर बात, कोई पाकिस्तान के बारे में बात। और तो और जिस सूबे की हुकूमत इनके पास है वहां से मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई, मुझे एक बात पता चली हो कि वहां
यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब ने 1.5 साल में कोई प्रोजेक्ट किया आवाम की फलाह और बहबूद के लिए, कोई अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, कोई और चीज की? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान किया है 1.5 साल में, और मुझे जो नजर आ रहा है आइंदा आने वाले 3.5 साल में भी ये सिर्फ यही करेंगे। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, जब से ये सेनेट इलेक्शंस केपी जो हैं इससे मुतालिक ये क्राइसिस बना, तब से लेके अब तक हम लोगों को एक बात तो वाज़ेह हो चुकी कि 2 धड़े जरूर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें एक धड़ा वो था जो ये कहते हैं कि हम इमरान खान के खिलाड़ी हैं और हम इमरान खान का जो वोट है, अवाम ने जो वोट किया इमरान खान को, उसके मुताबिक ही सीट्स एक्सेप्ट करेंगे। जबकि दूसरा धड़ा अली अमीन गंडापुर वाला है, जो ये 5-6 वाला मुजवजा फार्मूला था, उस पर अमल दरामद करने की रास्ते में नजर आता है। लेकिन जो नाराज अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। दूसरा धड़ा अली अमीन गंडापुर वाला, वो ये कहता है कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई क्या होगी, इस ब्रेक के बाद शामिल करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और मेरे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन है सेनेट के, वो किस तरह से होने जा रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाराज अरकान के खिलाफ कह रही है कि एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन हो सकता है वो? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, या हम कहते हैं कि चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, सो इसमें असम्पशन ये है कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो इमरान खान साहब के बिहाफ पे ये कह रही है। अच्छा। बिकॉज अगर इमरान खान साहब कुछ और कह दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कह रही होगी जो इमरान खान ने कहा है। तो हम ये असम्पशन पे हैं कि इमरान खान साहब की डायरेक्शंस वही हैं जो कार्रवाई ये पार्टी करना चाहती है। तो लोगों को शायद इसके अंदर कंफ्यूजन है कि उनकी सीट्स को कोई ज़्यादा खतरा है। मेरी नाकिस राय के अंदर जो मुनहरिफ भी होंगे इसके अंदर, यानी कि जो पार्टी लाइन के अंडर नहीं भी चलेंगे, उनकी भी सीट्स को इटसेल्फ खतरा नहीं होगा। हाँ, उनकी पार्टी की मेंबरशिप को पार्टी के अंदर कार्रवाई करने के पार्टी मजाज है। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 63A जो डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल है इफेक्टिवली वो सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर अप्लाई करता है। एक, अगर कोई मेंबर इधर से उधर हो, पार्टी लाइन से मुनहरिफ हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, दूसरा बजट के लिए, और तीसरा प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, इसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन है। क्योंकि ये वाला इलेक्शन इन तीनों चीजों के अंदर फॉल नहीं करता, तो इसके अंदर 63A की डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होगी उनकी। हाँ, पार्टी के अंदर जो उनके खिलाफ कार्रवाई को, डिसिप्लिनरी एक्शन को, शो कॉज को, दीगर चीजें हो सकती हैं। तो वो जरूर की जा सकती है। पोजीशन जो है, ठीक है। अच्छा आमना, कल आप हमारे साथ मौजूद नहीं थी, मैंने ये सवाल पूछा था कि अब क्या लगता है मुस्लिम लीग नून को कि उनकी अब पोजीशन कुछ स्ट्रांग हुई है केपी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोर हुई है? आपकी क्या राय है इस पे? लेकिन हमरा ये तो ऑब्वियस है ना, ये तो एक मैं अभी देख रही थी कल परसों कायरा साहब ने किसी शो पर कही एक बड़ी अच्छी बात कि हुकूमतें हैं ही नंबर गेम। हुकूमत हो या ऑपोजिशन हो, सियासत इज नंबर गेम। तो ऑब्वियसली नंबर गेम तो यही बता रही है ना। और इट इज अच्छा, दो चीजें, 2 फैक्टर्स है जिसको हमें देखना पड़ेगा, 2 वजूहात है जिसकी वजह से पीटीआई की पोजीशन केपीके में बड़ी वीक हो रही है। एक तो नंबर्स, ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इन खवातीन के पीएमएलएन के मेंबर्स के तौर पे केपीके असेंबली में आने के बाद पीएमएलएन के नंबर्स बहुत इंप्रूव हो गए। और उससे बड़ी बात कि पीटीआई की जो अपनी इंटरनल इश्यूज हैं और जो इंटरनल लड़ाइयां हैं, उसकी वजह से जितने मुनहरिफ अरकान हैं, और वो देखिए जो इस वक्त, क्योंकि केपीके की गवर्नमेंट है ना, पीटीआई की गवर्नमेंट है केपीके में, तो इस वक्त अगर 5, 6, 7 मुनहरिफ अरकान नजर आ रहे हैं ना, लेकिन जिस वक्त ये मुनहरिफ अरकान का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन के इनकी एक तहरीक जो है थोड़ा जोर पकड़ लेगी, तो वो 5, 6, 7 के बजाय 20 या 30 हो जाएंगे। क्योंकि मुनहरिफ अरकान शुरू में बहुत कम होते हैं जो अपनी इजहारे राय करते हैं, खासतौर पर जिस वक्त जमात हुकूमत में होती है। लेकिन जैसे जैसे जमात की पॉपुलैरिटी नीचे जा रही होती है, हुकूमत के गिरने के चांसेस ज्यादा होने लगते हैं, तो बहुत सारे अरकान और को ये शय मिलती है कि अच्छा यार हम क्यों यहाँ पे शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं, इज्जत में कमी ला रहे हैं अपनी। नहीं, शहीदों में नाम लिखवाने की बात नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हुकूमत से परेशान होते हैं, लेकिन वो हिम्मत और हौसला नहीं होता उनमें कि हम हुकूमत को छोड़ के दूसरी तरफ जाएं, या अपनी पार्टी की वाबस्तगी जिसके साथ हमने 5, 7, 8, 10 साल गुजारे, वहां से हम कैसे। लेकिन जब वो बहुत सारे लोगों से और को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो ऑब्वियसली उनको, तो इसलिए केपी के गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है भी इस वक्त, और आने वाले वक्तों में उनके लिए और मुश्किलात बनने जा रही हैं।
हाँ, जैसे आज शायद गवर्नर फैसल करीम कुंडे ने कहा भी है कि हम इनके खिलाफ अदम एतमाद भी ला सकते हैं, सो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन और ये तो आपको और भी बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर पायनियर्स हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना एक ही दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो है हुकूमत को निकाला गया, और उस वक्त भी जिस दिन रात को वोटिंग हुई फाइनली उस दिन तक इमरान खान कुर्सी पे बैठ के कहता था कि ये मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, जैसे उसको लगता था कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हटा नहीं सकती क्योंकि जनरल फैज का सहारा मेरे साथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना वो रहा, तो किसी को भी ऐसे नहीं समझना चाहिए। अली अमीन गंडापुर भी इस एक वक्त में 4 किश्तियों के सवार हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ही शुड पिक हिज साइड्स वाइजली, आई थिंक। ठीक है। अच्छा आमना, एक और अहम मीटिंग हो रही है मरी में। मरी भी सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है पेशावर के साथ साथ, क्योंकि वहां पे शरीफ खानदान जमा है, तमाम तर सीनियर क़यादत मौजूद है। कल भी अहम बैठक हुई, आज भी बताइएगा कि जो खबरें सामने आ रही हैं पंजाब काबीना में, तो इसी का कुछ फैसला किया गया है या इसके अलावा भी आपके पास जो डिटेल्स हैं प्लीज शेयर कीजिएगा। देखिए नमरा, पंजाब काबीना में जो तौसी की बात है ना, वो आज की नहीं है, वो आज से 6 महीने से अंडर कंसिडरेशन है, और इसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्योंकि पार्टी की तरफ से नहीं आई, तो चलें फिर बता दें मीटिंग में क्या हो रहा है। करूं देखिए, मीटिंग में मैंने आपको पहले कहा कि ये सारी चीजें अंडर डिस्कशन है और आज से नहीं है, ये कोई पहली मीटिंग नहीं है जो इस टॉपिक पे हुई। इससे पहले रायविंड में सीएम ऑफिस में मुतअद्दिद मीटिंग्स इस टॉपिक के ऊपर हो चुकी हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अब अगले कुछ हफ्तों में मैं आपको बताती हूँ, अगले कुछ हफ्तों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो सीएम ऑफिस में बाकायदा मुलाकातों का आगाज करेंगे अपने एमपीएस और एमएनए से। अच्छा, मतलब नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली एक्टिव होने जा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ये दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव तो है, वो डे वन से पंजाब हुकूमत हो या हो रहा है, क्या तय पाया आपके पास? नहीं, एक सेकंड मैं आपको ये बता दूं, पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, दोनों के तमाम तर फैसले डे वन से नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से किए जाते हैं। चीनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का फैसला भी नवाज शरीफ साहब की इजाजत की मुशावरत से हुआ था। शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा दोनों बरमला इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि वो दोनों दे लुक अप टू नवाज शरीफ साहब और वो उनसे मशवरा करते हैं। नो डाउट। लेकिन आमना, मुझे आपने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की क्या हुआ मरी मीटिंग में? मैडम, ये चीनी के पेट्रोल के फैसले भी नवाज शरीफ नहीं, मैं तो आपको पेट्रोल की कीमतों के फैसले भी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। इस वक्त कुछ चीजें इस वक्त हुकूमत वो सारे फैसलों में नहीं आती, बन चुकी हैं उस वजह से जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपसे सवाल ये है, मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं मजबूरी में कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, वो जवाब दे नहीं सकते। क्या पाकिस्तान की मजबूरी कर रहे हैं फैसले? ऑब्वियसली मैं जवाब पेट्रोल प्राइसेस उन्होंने बढ़ाई हैं। नहीं, मैंने सबसे पहले ये कहा कि नवाज शरीफ साहब से मशवरा जरूर किया जाता है। ठीक है। उनका मशवरा हमेशा आवाम की फेवर में होता है। उनका हमेशा प्राइमरी कंसर्न ये रहा कि सबसे पहले मेरे लिए मेरी आवाम की बेहतरी, उनकी आसानी, उनकी परेशानियों को कम करना मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट तो अभी आमना मरी में शरीफ खानदान की अहम बैठकें जो हुकूमत की, जहां पे हम वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो अहम बैठक है इसमें एक तो ये चीज तय पाई कि पंजाब की जो कैबिनेट है उसको बढ़ाया जाएगा, ये अंडर कंसिडरेशन है। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब का पॉलिटिकली एक्टिव होना है। इसके अलावा नहीं नमरा, दैट इज व्हाट आई सेड कि इसके अलावा ऑब्वियसली जो डेली गवर्नेंस के इश्यूज हैं पंजाब गवर्नमेंट के और जो फेडरल गवर्नमेंट के, सारी चीजें अंडर डिस्कशन है। उसके अंदर देयर इज नो स्पेसिफिक्स हियर व्हिच आई शुड बी डिस्कसिंग ऑन नेशनल टेलीविजन ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्लोज डोर मीटिंग्स हैं। देयर आर थिंग्स दैट आर नॉट नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर ऑन नेशनल टेलीविजन। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये 2 मेजर चीजें जो हैं इसके ऊपर बातचीत और मुलाकात चल रही है, जो आपके या आवाम की कंसर्न की है। दीज आर द 2 मेजर थिंग्स दैट आर अंडर कंसिडरेशन। ठीक हो गया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। इसके पाकिस्तान का अफसोसनाक जो वाकया पेश आया, ये कब का है और फिर उस पर क्या होने जा रहा है, हुकूमत क्या करेगी खिलाफ, ये जो अफराद इसमें मुश्तमिल हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ क्या होगा, इस पर बात होती है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। वो वीडियो बलूचिस्तान से जहां पे एक जोड़े को
कत्ल कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी। आमना, मेरा आपसे सवाल ये, इस वक्त मैं सरफराज बुगटी साहब का ट्वीट भी देख रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जो वाक़या है वो ईद से चंद दिन कबल का है और रियासत की मुद्दत में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज भी हो चुका और एक मुश्तबा कातिल गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि अगर ईद से पहले का ये वाक़या है तो अभी तक हमारे इदारे कहाँ पे थे? अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे अभी वायरल ना होती तो इनकी जो रूहें उनको कभी इंसाफ ना मिलता। तो लेट्स से कि ऐसे वाक़यात जो कभी सोशल मीडिया पे वायरल ही नहीं होते, हमारे इदारे क्या सो रहे होते हैं जिनको ये पता नहीं है कि ईद से पहले, यानी अब आई गेस 2 महीने हो चुके हैं गालिबन, 2 महीने से किसी इदारे को, हुकूमतों को बिल्कुल पता नहीं था कि इतना दर्दनाक वाकया पेश आया। इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है फिर? नम्रा, 100% आई एग्री विद यू एंड आई थिंक कि ये हम सब के लिए बड़ा आई ओपनिंग मौका है। और मैं तो पहले भी इस चीज़ की बात कर चुकी हूँ कि हम देखते हैं कि जो सिर्फ इस वाक़े की बात नहीं, कोई भी ऐसा वाक़या हो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, हमें लगता है कि शायद वही शख्स दुनिया में इस वक्त मजलूम है या इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहा है, जबकि इतने सारे लोग, पाकिस्तान की आवाम का इतना बेशतर हिस्सा ऐसा है जिनको एक्सेस ही नहीं है, खास तौर पर ख़वातीन जिनको एक्सेस नहीं है, जिनको घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती, जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो कंप्लेन कर सकें, वो फॉलो अप्स कर सकें। और अब बल्कि पंजाब में हमने पहली बार वुमेन पुलिस स्टेशन और वुमेन फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं। इससे पहले तो, और खासतौर पे बलूचिस्तान जैसे एरियाज में जो इतने अंडर डेवलप्ड हैं, वहां पे तो औरतें बेचारी इस काबिल ही, एक तो उनकी पढ़ाई नहीं है, एक उनका एक्सपोजर नहीं है, जिम्मेदारी वो इस काबिल ही नहीं है क्योंकि कोई और करे ना करे, अगर ऐसा कोई एक्शन वो लेंगी तो उनके शायद घर वाले उनको सबसे पहले कत्ल कर देंगे। तो ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। लेकिन एक चीज साथ साहब जो मेरी प्लीज ऐड कीजिएगा, इस पे एक चीज मीडिया की भी बहुत जिम्मेदारी है कि हमारे रिपोर्टर्स कहाँ पे थे, हमारी रिपोर्टिंग कहाँ पे थी, जहाँ पे इतना अफसोसनाक वाक़या इतना अर्सा पहले से अगर वो हो चुका है तो मीडिया ने भी कभी इसको हाईलाइट नहीं किया जब तक वो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुआ। सो हमारी भी बहुत गफलत इसमें है। साथ साहब, हमारे इदारे कहाँ थे ये सब जब हुआ, उसके बाद अभी तक? देखिए, गुजारिश है कि हम सब की इसके अंदर एक कलेक्टिव फेलियर तो है ना। आप इसको जिस मर्जी तरीके देख लें, आप उस वाकये के उस चंद लम्हों के बारे में सोचते हैं कि क्या गुजरा होगा उनके दिमाग से, तो और कितनी बेबसी होगी इस बात में कि कोई आपको दिफा करने नहीं आएगा। आपके घर वाले नहीं आएंगे, आपके कबीले वाले नहीं आएंगे, आपकी रियासत नहीं आएगी, आपकी पुलिस नहीं आएगी, उसके ऊपर कभी FIR नहीं होगी जब तक वो सोशल मीडिया ने पिकअप नहीं कर ली, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होगी। मैडम का ये कहना कि पंजाब के अंदर और नून लीग तो ये बड़े काम कर रही है वुमेन पुलिस स्टेशन और दीगर चीज़ों में, मैडम गुजारिश है कि नून लीग ही की हुकूमत की जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर बलूचिस्तान की खवातीन भी हैं, उनमें से कुछ तो इस्लामाबाद तक आई। आपकी हुकूमत से गुजारिश है, मैंने तो पहले बात की कि बिल्कुल है, मैंने एक स्पेसिफिक चीज का जिक्र किया। एक तो आप, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू यू टेक एवरीथिंग सो पर्सनली। मैंने तो पहले कहा कि बहुत अफसोसनाक, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बट आई स्टिल प्रे कि एटलीस्ट अब ये तो दुनिया से तो रुखसत हो चुके हैं इनकी रूहों को, और जो इनकी फैमिलीज हैं उनको इंसाफ मिल जाए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अफसोसनाक वाक़े के साथ हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।